हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यूपीएचएससी के सिलेबस में आपका एक टॉपिक दिया हुआ है यूनिट 6 के अंतर्गत होरेस की काव्य विषयक मान्यताएं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सारे ही पॉइंट्स आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को भी ज़रूर देखिएगा। टॉपिक तो आपको कोई भी नहीं छोड़ना है क्योंकि प्रश्न कहाँ से बनकर आता है ये कोई भी नहीं बता सकता। तो इसको तो एग्जामिनर ही जाने कि क्या प्रश्न पत्र वो देते हैं, लेकिन पढ़ना आपको सारे ही टॉपिक हैं और ये आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो चलिए ये टॉपिक हम पढ़ते हैं। क्या है? होरेस के बारे में आपको पढ़ना है। तो इनका जन्म जो है ईसा पूर्व 65 से लेके ईसा पूर्व 8 के बीच में हुआ है। इनका जन्म स्थान था ओर्स, रोम। और तो इनका जन्म स्थान भी देख लीजिएगा, ये रोम के प्रसिद्ध कवि थे। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है आर्स पोएटिका। तो ये जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो है इन लेखकों को आप पढ़ेंगे। तो इसमें आपको और भी लेखकों को पढ़ना है। आज जो है हम होरेस पे चर्चा करने वाले हैं। तो ये रोम के बहुत ही प्रसिद्ध कवि और आलोचक थे और इनकी जो रचनात्मक दृष्टि है, इन्होंने किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई है? तो राजनीति, प्रेम, दर्शन, नैतिकता और नागरिक की सामाजिक भूमिका पर आधारित जो है इनका रचना का आधार था। होरेस ने साहित्य को महत्व दिया है। तो अब बात करते हैं इनकी पुस्तक के बारे में कि इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या क्या चीज़ें बता रखी है। तो इनकी पुस्तक का नाम जैसे कि मैंने बता दिया था आर्स पोएटिका है, यानी कि उसका हिंदी में जो नाम होगा वो है काव्य की कला। तो हिंदी का भी नाम याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है आपको हिंदी के ही नाम के बारे में चर्चा पूछ ले। तो हिंदी में उसका हो जाएगा काव्य की कला। तो ये जो पुस्तक है वो एक पत्रात्मक पुस्तक है। आर्स पोएटिका नाम प्रसिद्ध आलोचक क्विंटिलियन का दिया हुआ है। तो ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ये नाम किस आलोचक का दिया हुआ है। तो ये नाम क्विंटिलियन जो एक आलोचक थे, कवि थे, उनका दिया हुआ है। और इस पुस्तक में किसका जिक्र है तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पीसो नामक एक युवक के नाम से इसमें पद्य में लिखित पत्र हैं। तो किसके नाम पर है ये पुस्तक? पीसो के नाम पर। पीसो नामक एक व्यक्ति हैं जिनके नाम से इसमें पत्र दिए हुए हैं पद्य में। और इसमें जो है 476 पंक्तियां हैं। पत्रात्मक होने के कारण इस रचना की कई सीमाएं हैं क्योंकि ये पत्र शैली में लिखी गई है तो इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। तो यह अति संक्षिप्त है। इसमें काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें व्यवस्था और विवेचनात्मक गंभीरता का अभाव आप सभी को देखने को मिलेगा इस पुस्तक में। आर्स पोएटिका में परंपरागत 3 विषयों का निरूपण है। तो आपको इसमें विषय भी देखना है कि इसमें क्या क्या विषय दिए गए हैं। मुख्यतः इसमें 3 विषय है, विषय वस्तु, रूप और कवि। तो इन 3 विषयों का उल्लेख इसमें मिलता है। काव्य, काव्य शैली और कवि, ये तीनों आर्स पोएटिका के प्रतिपाद्य हैं। अब बात करते हैं कि इस पुस्तक में होरेस ने कवियों को, जैसे कि अपने पुस्तक का नाम पढ़ा आर्स पोएटिका यानी कि काव्य की कला, तो काव्य के विषय में है और काव्य कौन लिखते हैं? तो कवि लिखते हैं। तो कवियों को होरेस के द्वारा जो है कुछ सुझाव दिए गए हैं। तो कवि में ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि प्रकाश से धुआं उत्पन्न करने के बदले धुएं से प्रकाश उत्पन्न कर दे। सरल और सामंजस्यपूर्ण विषय रचना की पहली अपेक्षा है। तो रचना जो है वो सरल होनी चाहिए। संक्षेपण के प्रयास में कविता में अस्पष्टता आती है। तो ये भी नहीं कि कविता जो है अति संक्षिप्त हो जिससे जो बात कवि कहना चाहता है वो बात ही सामने ना आए। तो ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मधुरता के आग्रह में कविता का ओज एवं स्फूर्ति समाप्त हो जाती है। तो कई बार होता है कविता को मधुर बनाने के चक्कर में जो है कविता में जो ओजपूर्ण शैली प्रयोग की जाती है वो समाप्त हो जाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। भव्यता की आकांक्षा के कारण शब्दाडंबर में बदल जाती है। कवि को ऐसा विषय चुनना चाहिए जो उनकी क्षमता के अनुरूप हो।
लेखक को काव्यगत दोषों के परस्पर संयोजन में सुरुचि और सावधानी से काम लेना चाहिए। नए शब्दों के प्रयोग में यूनानी स्रोतों का सहारा लेना चाहिए, यानी कि जो काव्य रचना हो वो नई नई चीज़ों का, नए नए शब्दों का भी प्रयोग उसमें ज़रूर होना चाहिए। भाषा का नियामक, शासक और मानक भाषा का प्रयोग होता है, अतः कवि को सदा प्रयोग करते समय सावधान रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जैसे का तैसे कुछ भी लिख दो, हर चीज़ का कवि को ध्यान रखना चाहिए। शोक, आनंद और शौर्य की अभिव्यक्ति के लिए उन्हीं के अनुसार छंद का प्रयोग करना चाहिए। कथानक के लिए या तो परंपरा का इस्तेमाल हो या फिर जो कथा गढ़ी जाए उसमें संगति हो। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने एक एक चीज़ें बताई है कवियों के लिए। यदि कथानक के लिए नया पात्र चुनना पड़े तो उनकी चारित्रिक विशेषताओं का शुरू से अंत तक पालन हो। नाटक में जो घटनाएं प्रदर्शन के योग्य ना हो उनका वर्णन ही उचित है, यानी कि जिन चीज़ों का वर्णन नहीं हो सकता, उन चीज़ों को प्रदर्शन के तौर पे नहीं दिखा सकते नाटक में, उनका वर्णन ही कर देना उचित रहेगा। नाटक की भाषा ना एकदम गवई हो और ना ही एकदम अभिजात्य, यानी कि जो नाटक देखने वाले लोग होते हैं वो जो हर वर्ग के, यानी कि अनपढ़ लोग भी देखने जाएंगे और जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वो भी देखने जाएंगे। तो ये ना हो कि केवल एकदम से लेवल आप गिरा दो कि सिर्फ गांव के लोग ही, उस गवई लोग, जो गवार लोग होते हैं वही उस चीज़ को समझ सके और पढ़े लिखे लोग जो होंगे वो नहीं समझ सके। तो दोनों का बैलेंस बना के जो है एक समुचित नाटक का निर्माण किया जाना चाहिए, ये कवि का भाव है। धन लिप्सा से रचित रचना कभी भी स्थायित्व प्राप्त नहीं करती। तो कभी भी धन के लालच में जो है रचना नहीं रचनी चाहिए। रचना में आया नैतिक सूत्र संक्षिप्त होना चाहिए। बुजुर्गों को शिक्षाहीन नाटक पसंद नहीं, तो नाटक में जो है शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षित जो लोगों को शिक्षा प्रदान कर सके। गर्म मिजाज सामंतों को शिथिल और नीरस कविता पसंद नहीं, तो कविता में जो है नीरसता का वर्णन भी ना हो। रचना करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये रचना के समय जो है कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, होरेस के द्वारा बताई गई है। कल्पित कथानक सत्यता के निकट होनी चाहिए। तो ये नहीं कि अगर कोई रचना कल्पना के आधार पर रची गई है तो उसमें भी सत्यता का ही वर्णन हो, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कल्पना का ही वर्णन कर लिया है। अब बात करते हैं काव्य चिंतन की। काव्य का वर्गीकरण करते समय व्यंग और प्रहसन में भेद दोनों में अंतर होना चाहिए। व्यंग काव्य का प्रयोजन व्यक्ति और समाज के दोषों को दूर करना है। व्यंग का प्रभाव तुरंत होता है। व्यंग में तीव्रता नहीं होती, तीव्रता से कटुता की भावना उपजी होती है। व्यंग्य काव्य स्व उद्देश्य होता है, जबकि प्रहसन बिना उद्देश्य के लिखा जाता है। तो ये जो है काव्य चिंतन, काव्य के विषय में कुछ बातें थी। अब आर्स पोएटिका के काव्य चिंतन की अब जो उनकी पुस्तक है उसमें उन्होंने काव्य के विषय में क्या चीज़ें बताई है। तो काव्य का विषय सरल, सामंजस्यपूर्ण और कवि शक्ति के अनुरूप होना चाहिए। शब्द संयोजन में सावधानी से काम लें। वर्तमान शब्दों से काम न चले तो नए शब्दों का निर्माण किया जाना चाहिए। छंद और विषय का घनिष्ठ संबंध है। किस भाव के लिए कौन सा छंद उपयुक्त होगा, इसके लिए प्राचीन कवियों का प्रमाण मानना चाहिए। यानी कि जो प्राचीन कवियों ने छंदों का प्रयोग किस प्रकार से किया है, ये पहले कवि को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपनी रचना रच सकते हैं। काव्य में सौंदर्य के अलावा श्रोता को भावमग्न करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो यही नहीं कि काव्य बस सुंदर हो गया, इसके अलावा जो है ऐसा उसमें गुण हो कि पाठक जो है मंत्रमुग्ध हो जाए उसको सुनते ही। नाटक का कथानक प्रसिद्ध या कल्पित हो, उसमें आरंभ से अंत तक सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। नाटक की भाषा सुलभ होनी चाहिए। रचना का बार बार संशोधन और परिमार्जन होना चाहिए। उत्तम काव्य की निष्पत्ति के लिए प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों ही अनिवार्य हैं। काव्य हमेशा उत्तम होना चाहिए। रचना के प्रकाशन में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अपयश मिलता है।
यानी कि जो रचनाएं जल्दी में बिना सोच समझ के रची जाती है उसमें आपको यश मिलना संभव नहीं है, तो सोच विचार कर ही काम करना चाहिए। रचना अंतःप्रेरणा से ही करनी चाहिए। रचना पर आलोचक की राय लेनी चाहिए। दोष बताने पर उसे दूर करने का प्रयास करनी चाहिए। यानी कि जो भी रचना रचनी चाहिए, होरेस के अनुसार जो है आलोचक से एक बार ज़रूर उस विषय वस्तु से संपर्क करनी चाहिए कि उसमें क्या दोष है या क्या गुण है। तो आलोचक का जो काम है वो यही है, जो भी रचनाएं होती है उसमें गुण या दोष क्या चीज़ है वही निकालते हैं, मूल्यांकन की जाती है। तो होरेस का कहना यही था कि उनका मूल्यांकन ज़रूरी होता है, तो परामर्श जरूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि संपूर्ण मूल्यांकन पर कि होरेस के द्वारा जो है काव्य विषय की क्या मान्यताएं रही है। तो प्लेटो ने जो है काव्य की सार्थकता नैतिक शैक्षिक मूल्यों में मानी है। तो प्लेटो के द्वारा जो है नैतिक मूल्यों की बात जो है कही गई है। वहीं पर अरस्तु ने काव्य में आनंद को महत्व दिया है, और जो होरेस थे उन्होंने इन दोनों के बीच का रास्ता, यानी कि प्लेटो और अरस्तु के बीच का रास्ता इन्होंने निकाला। इन्होंने शिक्षा और आनंद दोनों को काव्य का प्रयोजन माना है। होरेस रचनाकार की दृष्टि से काव्य पर विचार करते हैं। होरेस के अनुसार प्राचीन कवियों का अनुकरण ही वास्तविक अनुकरण है। होरेस ने औचित्य को काव्य रचना का प्रधान गुण माना है। तो ये था होरेस का काव्य विषयक मान्यताएं, जो आपके सिलेबस के अनुसार दिया हुआ है। तो और भी किसी टॉपिक पे कोई समस्या हो तो कमेंट एक बार ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको वीडियो के माध्यम से उस समस्या का समाधान कर दूं। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियाँ उपलब्ध होती है। धन्यवाद।